प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अदालतों में बहुत हैपनिंग चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया है। फिर ट्राइब्यूनल्स में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वहाँ से इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर आज प्रोग्राम में इन्हीं चीज़ों को अपना मौजू बनाएंगे। देखिए, आज नैब तरामीम केस पर समाअत हुई है, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ को वीडियो लिंक के जरिए वो पेश हुए हैं, उन्होंने शिरकत की है। और इसमें एक चीज़ जो ज़ेर बहस आई है कि ये जो केस है ये तकनीकी नौयत का है या मुफाद आमा का केस है, अवामी मुफाद का केस है। क्योंकि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने जो दरख्वास्त की थी कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए, उसकी बुनियाद उन्होंने इसी आर्गूमेंट को बनाया था कि ये तो अवामी मुफाद का केस है, इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। लेकिन उनकी दरख्वास्त को 4-1 से मुस्तरद कर दिया गया। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब का नज़र मुख्तलिफ था, लेकिन बाकी जजेस का ख्याल था और चीफ जस्टिस ने कहा भी कि ये मुफाद आमा का नहीं बल्कि ये तो एक तकनीकी सा केस है, इसलिए इसको लाइव स्ट्रीम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर हम कुछ बात करेंगे और साथ ही साथ इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तकर्रुर के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जारी किया है। और लाहौर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 6 जजेस के नाम दिए गए हैं, उनका तकर्रुर किया जाए बतौर ट्राइब्यूनल्स के, उनको जजेस को लगाया जाए। लेकिन अब यह फैसला आया है ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद। अब इसमें तकनीकी सवाल यह है कि जब ऑर्डिनेंस जारी हो चुका हो और ऑर्डिनेंस में इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 140 है उसको बहाल किया जा चुका हो, तो उसी सेक्शन 140, जो नया सेक्शन 140 था पुराने सेक्शन की बजाय, उसकी बुनियाद पर यह फैसला सुनाया जा सकता था या नहीं सुनाया जा सकता। और कौन सा फैसला, या ये सेक्शन 140 अब जो है वो एग्जिस्ट करता है जिसके तहत ये फैसला सुनाया गया है, या फिर वो जो ऑर्डिनेंस के जरिए से पुराना सेक्शन 140 बहाल कर दिया गया है। तो ये बड़ा एक कानूनी बहस इस पर शुरू हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस्लामाबाद में जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें NA 48 में जो राजा खुर्रम नवाज साहब थे, उन पर 15,000 रुपये जुर्माना किया गया क्योंकि वो ट्राइब्यूनल्स में पेश नहीं हो रहे। और दूसरी अहम बात इसमें यह है कि इसमें मुस्तफा नवाज खोखर, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के फॉर्म 45 मैच कर गए हैं। तो क्या ये ये कंक्लूड हो रहा है, केस अंजाम की तरफ बढ़ रहा है? इस पे भी हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस ने बरतानवी हाई कमिश्नर को एक खत लिखा है और वजाहत की है कि उनका फैसला दुरुस्त था, तनकीद जायज नहीं है। जो बल्ले का निशान लेने का फैसला था, किस तरह से दुरुस्त था, क्या चीफ जस्टिस को इस वजाहत की जरूरत थी, ये भी एक बहस हो रही है। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कुछ से जवाब मांगा गया है कि जो सेनेट के इलेक्शन है वो क्यों नहीं कराए जा रहे। तो अब जो फैसला आ चुका है उसके बाद सेनेट के इलेक्शन होना ज़रूरी है या हो जाने चाहिए। तो इन तमाम उमूर पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जहांगीर जद्दून साहब तशरीफ़ फरमा हैं, माहिर आईन व कानून। बहुत शुक्रिया जद्दून साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं। और हाफिज़ एहसान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले जद्दून साहब ये फरमाइए कि आज जो नैब तरामीम वाले केस में जो बहस हुई है कि ये तो एक तकनीकी मामला है, इसको मुफाद आमा का मामला नहीं है बल्कि तकनीकी है, इसको लाइव स्ट्रीम नहीं किया जा सकता। तो आप ये बताइए कि आपके ख्याल में ये तकनीकी मामला है या ये एक मुफाद आमा का केस है? बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो फैसला हो चुका है, अब इस पे हम अपना राय दे सकते हैं, फेयर कमेंट्स दे सकते हैं। तो मेरी ओपिनियन में तो ये मुफाद आमा का केस था, इसीलिए इसको 184(3) के तहत टेकअप किया गया और इसकी फिर अपील है, वरना तो अपील ही नहीं बनती अगर मुफाद आमा का केस ना होता या कोई अपीलेट या टेक्निकल चीज़ थी। वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी इसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको लाइव स्ट्रीम किया गया था, ठीक है। तो अब उसमें के बाद जो सेकंड हियरिंग हुई है और या आज भी हियरिंग हुई है, तो उसको लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया। इसकी बिल्कुल, अगर मैं कैंडिडेटली बगैर बात से बात करूँ तो सिर्फ ओनली वजह है इमरान खान की वजह से इसको लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया। अच्छा, क्योंकि अगर वो स्क्रीन पे आ गए हैं तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से लाइव। अच्छा, लेकिन जो पहली के जो हुई थी हेयरिंग, उसमें आप कह रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम हुआ था, ये केस हुआ था, तो उस वक्त ये मुफाद आमा का केस था। और नहीं, केस तो बेसिकली एक ही है ना, या तो आप न करते हो उस वक्त ही कहते हैं ये मुफाद आमा। वैसे मुफाद आमा का केस बैक वक्त तकनीकी भी तो हो सकता है, तकनीकी पहलुओं पर। इट्स नॉट मैटर ऑफ तकनीकी या टेक्निकल और नॉट। देखिए, आपने एक अगर इसी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था ना चीफ जस्टिस साहब, वो चीफ जस्टिस साहब ने कर दिया, वो तो चलो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें उनके हम एहतराम करते हैं। लेकिन जब ये केस शुरू हुए ना पहले फर्स्ट हियरिंग में, तो ये लाइव स्ट्रीम था। तो या तो और कहते हैं जी इसमें कोई ऐसे क्लासीफाइड चीज़ें हैं, या एक बंदा अगर कॉन्वेक्ट है, जेल के अंदर है, तो हम उसको ओपनली कह देना कि लाइव, एक बंदा जेल के अंदर, जी हम नहीं चाहते कि वो लाइव स्ट्रीम खत्म, बस। इसमें अब क्या है जी, टेक्निक है, ये है, वो है, ओपनली अब सारी दुनिया को पता है ना कि इमरान की वजह से तो ये लाइव स्ट्रीम नहीं हुआ है।
तो उसकी वजह से ये कहते थे कि बंदा जेल में है, कॉन्वेक्ट है, हम उसको नहीं लाइव स्ट्रीम दिखाना चाहते थे, बस खत्म। अच्छा, तो अब आप ये 4-1 से फैसला आ गया, तरमीन साहब समझते हैं कि नहीं इसको वो सुनाना मैं चाहिए? तो तरमीन साहब को सपोर्ट करता हूँ आप इस केस में चलें। हाफिज साहब तशरीफ ले आए, लेकिन उनको माइक जरा लग जाए तो मैं उनकी राय इस पर लेता हूँ, फिर मैं दूसरे मौजू पर जाऊँगा। लेकिन ये वैसे भी अगर ये लाइव स्ट्रीम हो जाए और उसमें अगर आप फर्ज करें, चले यही अगर आप जो आपका तज्जिया है कि जी बानी तरीके इंसाफ इमरान खान की वजह से ये नहीं दिखाया जा रहा, ये 100% करेक्ट है, ये इसमें मतलब दो राय नहीं है, क्योंकि पहले दिन जब ये केस शुरू है 3 हियरिंग हुई है, तो पहली हियरिंग पे फिर इसको क्यों लाइव स्ट्रीम किया? अगर उस वक्त ना होता नहीं, तो फिर तो मेरा कहने का मतलब है कि फिल्टर तो उनकी तस्वीर पे फिर भी लगाया जा सकता है, फिर भी अगर सिर्फ बेंच को दिखा के लाइव स्ट्रीम कर दिया जाए, कैमरा ही है ना, एक कैमरा आप कम कर दें और कैमरा लगा दें, लाइव स्ट्रीम। बुनियादी मकसद तो ये है ना, बुनियादी मकसद इमरान खान का चेहरा देखना नहीं है, बुनियादी मकसद तो ये है कि इसमें होने वाली जो डिबेट है यस उसको आप सुन। लेकिन जो इमरान खान के लोग हैं वो तो उसको चेहरे में इंटरेस्टेड है, वो केस में इंटरेस्टेड नहीं है, ये भी हकीकत है, वो ज्यादा केस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कहते हैं तस्वीर किधर चली गई। लेकिन जब ये चैलेंज हुआ था तो तब ये तस्वीर तब इस बुनियाद पे चैलेंज नहीं हुआ था। ये बातें वो भी अपने उसको देखना चाहते हैं, उनकी मोहब्बत है, हम उसको इनकार तो नहीं कर सकते। चलें, हाफिज हर बंदे का फंडामेंटल राइट है, अगर उसको पसंद करते हैं तो। हाफिज साहब, आपकी राय क्या है कि ये बहस ये हुई कि ये मुफादे आमा का मामला नहीं है इसलिए इसको लाइव स्ट्रीम नहीं करना चाहिए, ये तो बल्कि एक टेक्निकल सा केस है, तो ये मुफादे आमा का केस है या ये टेक्निकल केस है, या ये दोनों ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है या जो ट्रांसपेरेंसी है, ये पब्लिक एट लार्ज का इशू है, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये पब्लिक इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है। बट ये जो आपके साथ 184 लेकिन ये जो आपके सामने इस वक्त केस चल रहा है वो ये है कि ये ओरिजिनल 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर एक इंट्रा कोर्ट अपील है और एक ऐसा केस जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। अब वो डिसाइड जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की फेवर के अंदर किया है। जब उन्होंने उसकी फेवर के अंदर किया है तो 2-1 से एक फैसला आया है और उसके अंदर जो बात चला के जो इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर भी आएगी वो ये है कि टेक्निकलिटीज की तरफ ज्यादा जाएगा कि क्या पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के होते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। एक ये पॉइंट है। दूसरा इसके अंदर ये आएगा कि एक ऐसा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसने 2 खुद ऑर्डिनेंस जारी किए हुए आइडेंटिकल इन चीजों के ऊपर जो 27 अमेंडमेंट्स आई हैं, क्या उनको उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर सकता है? ये दूसरा एक क्वेश्चन है। तीसरा इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है इसको कंटिन्यू रहना चाहिए? अगर रहना चाहिए तो क्या एक वे फॉरवर्ड हो कि अगर कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है तो क्या आगे उसको ब्लॉक कर दिया जाए कि जी अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो किसी ना किसी तरह आपने उसका वे आउट तो देना है, चाहे वो आपके एंटी करप्शन है। ये एक चीज इसके अंदर सारी कॉमन है कि जो इसका पिटिशनर भी है यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो अब बनी हुई इस चीज की, वो भी ये समझती है कि पाकिस्तान का जो नैब का कानून है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और ये पाकिस्तान के अंदर इसने पॉलिटिकल मैनूवरिंग भी की है और पाकिस्तान के डिसीजन मेकिंग को रोका है। यही स्टैंस हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का भी था। जब 2 उन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए तो उन्होंने भी यही कहा था कि नैब ने पाकिस्तान का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको चोक कर दिया। चलिए, मैं अब ये आप टेक्निकल डिस्कशन में चले गए, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये था कि लाइव स्ट्रीम ना करने की ये बुनियाद दुरुस्त मालूम होती है आपको, क्योंकि आवाम को देखने की जरूरत नहीं है? एक तो असद ये या मुफादे आमा का ये केस नहीं है? असद एक तो ये मैं आपको बताऊं कि पहला तो क्रेडिट इस चीफ जस्टिस को दे कि उसने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की। नंबर 1, आपका जब 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर ये प्रोवाइडेड ही नहीं है कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग करना है, या तो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर देना, नहीं तो लाइव स्ट्रीम होना गलत है। नहीं ना देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए उसने की है कि वो बजाते खुद जब पहली दफा उनके खिलाफ केस आया, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि इसको लाइव दिखाया जाए, जिसको उस वक्त के बेंच ने कहा कि हम इसे एंटरटेन नहीं करते, आपका फुल बेंच करे। अब फुल बेंच ने एक हेयरिंग की, उसके अंदर उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाए। अब मैं समझता हूं कि इस चीज के अंदर जो है जो पीटीआई की एक स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम आया है कि उन्हें किसी सूरत एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए थी कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए, क्योंकि आपकी बात दफा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आपके गले पड़ जाती है उस चीज के अंदर। मामला कोर्ट का था, उनकी डिस्क्रिप्शन थी और उसके अंदर ये कोई दो राय दरखास्त करने में क्या नहीं, दरखास्त करने से क्या नुकसान हुआ? नहीं, दरखास्त करने से हुआ ये है ना कि आपने एक चीज को प्रेम्प्ट किया और उस प्रेम्प्ट करने से आपने एक 4-1 से फैसला ले लिया। अब हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे इस चीज के अंदर है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है अभी उसकी वो स्टेज नहीं आई कि जिस स्टेज के ऊपर हम ज्यादा क्वेश्चन मार्क करें कि उनको दिखाया जाए। आपका बुनियादी नुकता यह है कि ये तो दरखास्त एडवोकेट जनरल केपी को डालनी ही नहीं चाहिए थी। जी, सिद्दीक साहब, 2 बातें हुई हैं। एक तो यह है कि जो लाइव स्ट्रीम की बहस है
ये दरखास्त हाफिज एहसान साहब समझते हैं कि डालनी ही नहीं चाहिए थी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को। दूसरा वो कहते हैं जब आपको माइक दिया भी गया, जब आपको सुना भी गया, तो आपने इस केस पर बात करने की बजाय खान साहब ने वो दीगर मौजूआत पर बात की, 8 फरवरी के मामला, फिर रोकना पड़ा चीफ जस्टिस को, ये कहना पड़ा कि आप सिर्फ इस केस की हद तक महदूद रहें, आप बाकी सारी बातें ना करें या दीगर चीजों को लेकर मत आएं इस सारे मामले में। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों बातों को? अच्छा, मैं हुकूमत के हुकूमती मौक़िफ़ को डिफेंड करना तो बड़ी हिम्मत की बात है। मैं तारीफ करूंगा जहांगीर जदून साहब की कि इनका हुकूमत वक्त से बड़ा एक ताल्लुक रहा है, लेकिन इतनी बैलेंस गुफ्तगू की और हकायक पे बात की उन्होंने। ये वक्त का कोई पता नहीं, हमें कोई नुमाइंदा आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं है, कहाँ पाबंदी है। मैं वैसे ही मैंने इशारतन एक बात कही है कि अगर आप मिसाल के तौर पर, आपको याद होगा नवाज शरीफ के पाबंदी थी, जी, उसकी वजह क्या थी कि ऑर्डर जारी किया था कि नवाज शरीफ की जो पाबंदी है वो इश्तिहारी होने की वजह से है। आपको याद होगा ये गिरफ्तार रहे शहबाज शरीफ रहे, इनकी गिरफ्तारियों पे, सजाओं पे, मरियम नवाज और सबकी हमने देखा सस्पेंड अगर हुई सजाएं तो हमने सबका देखा कि मीडिया पे चलता रहा। तो ये जो बात है, दूसरी बात है ना। अच्छा सर, वैसे इसमें तो ये कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये इस पर जो फैसला आया है हम उस पर बात कर रहे हैं, यानी जो लाइव स्ट्रीम के वाले से जो अदालत का फैसला आ चुका है। और दूसरी बात है कि वैसे भी सिंध हाई कोर्ट का आपको पता फैसला आ गया था कि इसको दिखाया और चलाया जा सकता है। जी नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ कि जो पैमरा का जो डायरेक्टिव है वो गैर कानूनी है, वो गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, शरीफ के फैसलों की, बाकी सारे फैसलों की खिलाफ वर्जी है। मेरा केस ये है, आज जो कोर्ट ने जो किया है ना, ये मैं समझता हूं आर्टिकल 184 और जो आज तक जो प्रेसिडेंट सेट किया उसकी अपनी वायलेशन है, नलिटी की, यानी कोई बुनियाद ही नहीं है। मफादी आमा का मामला किसने कहा मफादी आमा का मामला नहीं है, नैब के कवानीन के मामले से है, करप्शन के केसेस हैं। और मैं एक बात है मैं आपके सामने रखता हूं, इस पे नजरसानी करनी चाहिए। और मैं ये भी समझता हूं कि अब देखें ना, अब बड़ी मजेदार बात है, अब ये 5 मेंबर बेंच ने फैसला कर दिया, इसकी अपील क्या करेंगे अब जरा यहाँ देखें ना, यानी अपील के अंदर अगर एक जज कोर्ट फैसला कर दे, अब इसकी आगे अपील क्या होगी? 184(3) की तो अपील आ गई, इसकी अपील कहाँ करेंगे? जरा ये भी बड़ी मजेदार है, जो समझने वाली बात है, किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं है। जस्टिस काजी फाइसा का जो फैसला है हम समझते हैं कि आर्टिकल 184 आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। चलिए, ये तो सर अलग करने की बात वाली बात है, लेकिन मैं सही चलें सर, वो 4 जजेस ने फैसला दिया है, लेकिन इसमें आपका बहरहाल ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी अपील क्या होगी हाफिज साहब? इसकी अपील भी हो सकती है? नहीं, अच्छा देखिए, अपील वाला मामला ही नहीं है, ये एक मिसलीनियस एप्लीकेशन आई है, इसका कोर्ट के केस के मेरिट से तो ताल्लुक ही नहीं है ना। आपका एक केस हुआ और उस चीफ जस्टिस ने आपका केस सुना कि अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग करवा सकते थे, लेकिन 53 हेयरिंग्स उसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आई। अब इसके अंदर ये आया कि पहली दफा ऐसा हुआ कि एक ऐसा शख्स जो है जो कोर्ट में मौजूद नहीं है उसको फैसिलिटेट किया गया, और उसकी 2 वजह थी। एक उसकी वजह यह थी कि वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑर्डिनेंस किए, और जो एक स्टैंस आया था फेडरल गवर्नमेंट का कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने खुद ऑर्डिनेंस किए हैं वो किस तरह उनको चैलेंज कर सकता है, एक चीज। दूसरा ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहला ऑर्डर किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद इस केस को प्रेजेंट करना चाहता हूं, मुझे लॉयर की नहीं है। अब वो जब चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉर्चुनिटी दी, और अभी भी मैं समझता ये हूं कि लेकिन इसमें आपको ये क्या फर्क नजर आता है कि जो पिछली समाअत से पहले वाली समाअत थी वो लाइव गई है, लाइव स्ट्रीम हुआ है उसमें? नहीं, देखे ना कि पहले जो समाअत थी वो भी कोर्ट के एक सेकंड, अजहर भाई एक सेकंड आप आइएगा। जो पिछली समाअत थी उसके अंदर बगैर किसी एप्लीकेशन के अदालत ने खुद तौर पे ये फैसला किया कि हमें उन्हें मौका देना चाहिए, चूंकि वो खुद इस केस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब ये है कि एक बात उसके बाद ये निकली कि जी इसको लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं दी जा रही। जब दूसरी वो स्टेज आई, इसलिए निकली कि उससे पहले वाली समाअत पे लाइव स्ट्रीम हुआ था। देखे ना कि जो पहले, अगर वो ना हुआ होता तो शायद अगर लॉ के अंदर लिखा हो तो आप अदालत को मजबूर कर सकते हैं। ये अदालत का एक अपना फैसला है जो कमेटी बनी। बुनियाद भी होती है ना। मैं बताता हूँ, अब आज ये फैसला, अगर एक सेकंड, अब आज जो है एक एप्लीकेशन आ गई, और ये मिसलीनियस एप्लीकेशन है, इसका किसी के साथ ताल्लुक ही नहीं, इसलिए अपील नहीं हो सकती इसकी, नहीं देखे ना। और दूसरा ये कि हमें चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट को अलग नहीं करना चाहिए। आज जो फैसला आया है वो 4-1 से आया है। एक राय उसके अंदर ये आई है कि अभी ये अप्रोप्रिएट स्टेज नहीं है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद उस चीज के अंदर चली जाए कि नहीं, जब उनका मौका आएगा, जब मखदूम साहब अपनी बात मुकम्मल कर लेंगे तो वो जो बात कहना चाहे,
लेकिन उसके अंदर भी एक कंडीशन ये होगी, ये भी लॉयर है, मैं भी लॉयर हूं, अजहर साहब भी हैं, कि आपके सामने जब कोई केस चल रहा हो तो सिर्फ आपको उसी की बात करनी चाहिए, किसी और की बात नहीं करनी चाहिए। अगर उसके अंदर है, और आज भी मैं समझता हूं कि अगर वो अपने आप को इसके अंदर कन्फाइन करते और बताते खुद वो कहते उस चीज के अंदर कि सर पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है जिस तरह दूसरी की आपने की, मेरा ख्याल है आज़ाद साहब की बात सुन ले, फिर मैं जद्दून साहब की बात आऊं। जी आज़ाद साहब, बताऊं आपको, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ इंसान साहब, हाफिज साहब की बातें सुन के। भाई ये कौन होते हैं फैसला करने वाले, किसने कहा है? नहीं, थोड़ा सा लीवरेज दें सुप्रीम कोर्ट को, इतना ना करें, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को लीवरेज रहने दें, और कोई ना कोई रिस्पेक्ट जो ऑप्टिक्स है रहने देनी चाहिए हमें। अजहर साहब देखें, हम तो लॉ की बात करेंगे, फैसलों पर बात करेंगे, किसी भी जज की नीयत या उसको तो आप झांक के आप देख सकते हैं ना, कोई भी देख सकता है, और ना ही मुनासिब बात है कि आप कहेंगे कि उनकी इंटेंशन। अजहर से सिर्फ एक पूछ ले कि आज जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है ये नैब के लॉ को डिफेंड करते हैं? और मैं अभी भी आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, जो भी उस दून साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि पहली हियरिंग लाइव स्ट्रीम हुई है, अब की हियरिंग लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं हो सकती, इसका जवाब नहीं दे सकेगी ना। ये मैं खुद ये फैसला देखना चाहूंगा चार इस केस की नहीं हुई, इस केस में हुई है, ये पिछले से पिछले समाज जब से उन्हें बुलाया गया नंबर 1 को उस वक्त बुलाने का तो यही तो असल इशू है, बुलाना मौजूद नहीं है, इस केस के अंदर लाइव स्ट्रीम हुई है। चलिए आज़ाद साहब आगे चले। ठीक है आज़ाद साहब आगे चलते हैं, जरा मौजूद बहुत सारे हैं आज के प्रोग्राम में, कुछ अहम निकात में आपके सामने जरा इसके रख देता हूं। ये फैसला आया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के तकर्रुर में चीफ जस्टिस की राय को इलेक्शन कमीशन की मुतजाद राय पर बरतरी हासिल होगी। जो चीफ जस्टिस ने कह दिया है वही माना जाएगा, यह फैसला दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 के तहत इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस की जानिब से नामजद जजों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात करने का पाबंद है। इस फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को इलाकाई इख्तियार देने का खुसूसी इख्तियार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हासिल है। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल्स को दायरा इख्तियार देने का 26 अप्रैल 2024 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। यह फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल 2024 का खत, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से जजों का पैनल मांगा गया है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से तजावुज है, इसे गैर कानूनी करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन का 9 मई 2024 का नोटिफिकेशन, जिसके तहत रावलपिंडी और बहावलपुर डिवीजन के हलकों की इंतखाबी दरखास्तों को लाहौर और मुल्तान के ट्रिब्यूनल्स को मुंतकिल किया गया था, इसको भी कलअदम करार दिया जाता है। इस फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो 4 अप्रैल 2024 को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से नामजद तमाम 6 जजेस का बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अगले 1 हफ्ते में तकर्रुर करे और नोटिफिकेशन जारी करे। और कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये करने में नाकाम रहे तो नोटिफिकेशन को जारी शुदा समझा जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जिस सेक्शन 140 के तहत यह फैसला दिया गया है, वो सेक्शन 140 जो अब यानी ये मौजूद था, अब ऑर्डिनेंस के बाद पुराने सेक्शन 140 को बहाल कर दिया गया है, जिसके तहत अब रिटायर्ड जजेस को भी किया जाएगा और उसमें पूरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास आ गया। जदून साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि यह फैसला और ऑर्डिनेंस दोनों अब ग्राउंड पर मौजूद हैं, किसकी बालादस्ती होगी? पहली बात तो ये देखें, ये फैसला दिया गया है, ये पहले ऑलरेडी केस चल रहा था। ठीक है, अब ऐसा कोई जो प्रोसीडिंग होती है किसी भी कोर्ट की, उसको कोई ऑर्डिनेंस कलअदम नहीं करा दे सकता। ये मतलब जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। अगर एक प्रोसीडिंग या फैसला आ गया है, और बाकी ये कि इस ऑर्डिनेंस पे बहुत एतराज़ उठे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कहा ये ऑर्डिनेंस देना चाहिए, मैं पर्सनली पीपल्स पार्टी ने कहा भी है और पीपल्स पार्टी ही के यूसुफ रज़ा गिलानी ने जारी भी किया है। आज ये बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने फरूक नाइक साहब को कहा कि आपकी पार्टी के बंदे ने कहते हैं उसको नहीं करना चाहिए था, वापस करना चाहिए था। जिस तरह गवर्नर ने पंजाब में किया, एक जो आया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तो वैसे भी ये सूट करता है क्योंकि उनके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन में दरखास्त आई हुई है, उसकी ऑर्डिनेंस उनको खुद ज़ाती तौर पर सूट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन फेयर हो ना, तो फिर कोई बंदा भी कहे ये रिटायर्ड जज हो या सर्व जज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी आपने सर्कमस्टांस में देखा है कि इलेक्शन कमीशन का रोल जो है ना, वो एज ए इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल नहीं रहा है। वो किसी न किसी जगह पे जो है, किसी न किसी जगह पे साइड ले रहा है, उस पर किसी मतलब है। अब तमाम मुल्क की जितनी पार्टियां वो कह इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, 2018 वाला भी फेयर नहीं था, वहाँ पे आरटीएस बिठा दिया, यहाँ पे आपने जो है रिजल्ट सारे चेंज कर दिए। पहले आपने जो है जुडिशियल अफसर को नहीं लगने दिया, इसी वजह से कि वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस होते हैं। ये तो लोगों के पास एविडेंस पड़ी हुई है कि जितने भी आप एग्जीक्यूटिव अफसर, डिप्टी कमिश्नर जो है, जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है, वो आप किधर लेके जाएंगे?
ऑर्डिनेंस के तहत पूरा इख्तियार ट्राइब्यूनल्स लगाने का और रिटायर्ड जजेस लगाने का इलेक्शन कमीशन के पास आ गया है। वो तो चले बात की बात है ना सर कि वो चैलेंज होता या नहीं होता, लेकिन अब ये लाहौर हाईकोर्ट का फैसला जो है, जो कि ऑर्डिनेंस आने से पहले उस पर प्रोसीडिंग हो चुकी थी सारी, वो से प्रोसीडिंग हो चुकी है और फैसला आ चुका है। ये फैसला अपनी अगर मेंटेन रहेगा, उसके बाद अगर कोई इसने अपॉइंटमेंट करनी है तो 140 के तहत इलेक्शन कमीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता ऑर्डिनेंस या ऑर्डिनेंस को कोई किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होता, उस पर डिसीजन आता तो डेफिनेटली ऑर्डिनेंस के तहत होगा। ऑर्डिनेंस के तहत होगा। अब आ गया लॉ तो है ना ऑर्डिनेंस, अब ये अलग बात है कि ऑर्डिनेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर कोई डिबेट। जी अजहर सिद्दीक साहब, आप कैसे देख रहे हैं जैसे शाहिद करीम साहब के इस फैसले को? बहुत देखें असद, मैं जो कि ये प्रोसीडिंग मैंने अटेंड की है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल जजमेंट रिटर्न बाय जस्टिस शाहिद करीम। उसकी वजह क्या है, जरा मैं आपके सामने बेसिक पॉइंट रखूंगा। एक एग्जेक्टिव है इलेक्शन कमीशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है, इलेक्शन उसने कराया है, उसकी अपील जानी है तो अपील उसकी मर्जी के जजों के पास तो नहीं जानी ना कि वो अपनी मर्जी के जोग लगाए, जो अपना बैठ भाई ये एक जुडिशियल फंक्शन है। आर्टिकल 175 के तहत अदलिया की आजादी के मुतरादिफ है ये, यानी इलेक्शन कमीशन जो पसंद के कह रहा है कि मैं जज ये लगाऊंगा मैं वो लगाऊंगा, ये इख्तियार है ही नहीं। और पैटर फैमिलिया जो है वो जजेस हैं, यानी हार्ट ट्रस्ट में भी यही सेटल डाउन हो गया हुआ है। और ये जो ऑर्डिनेंस है, 3 चीजें गलती मैं बड़ी बता दूं आपके सामने। पहली तो बात है ये एक्टिंग प्रेसिडेंट ने जारी किया है, एक्टिंग प्रेसिडेंट खुद इफेक्टेड है इसमें। उनके खिलाफ फॉर्म 45-47 का केस मुल्तान का बैरिस्टर तैमूर मलिक ने फाइल किया हुआ है, और अब ये पर्सन स्पेसिफिक भी आ गया। फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट का ये इख्तियार मैं नहीं समझता, मेरे पास जजमेंट है, मैंने पिटीशन मुकम्मल कर ली है, मैं पिटीशन फाइल कर रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2 जो है ये रिटायर्ड जजेस का आपने टोटल यानी जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के वक्त ये तय था कि ये ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट सुनेंगे। अब इलेक्शन होने, ये अगले इलेक्शन के लिए तो आप करते रहे, आप इस इलेक्शन को वही सुनेंगे जो वो तरमीम है। या तो पार्लियामेंट में लेके जाते, पार्लियामेंट में बैठ के बात होती, डिस्कशन होती, फिर बैठ के कर सकते थे। लेकिन ये जो मैं नहीं समझता, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा कि इसके तहत नोटिफिकेशन हो गया, तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन हो गया है और केसेस सारे मार्क जो हैं उन जजेस को बाकायदा अपीलें जो हैं इलेक्शन पिटीशन वो सारी मार्क होना शुरू हो जाएंगी। वो ये बनाते भी रहे रिटायर्ड जजेस के अगेंस्ट, उसकी अहमियत कोई नहीं होगी। और वो अदालत के पास इख्तियार मौजूद है कि चले ऑर्डिनेंस पे ऑपरेशन तो ना रोके, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार आएगा रिटायर्ड जजेस को तैनात करने का, वो हाईकोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है, वो उसको सस्पेंड कर सकती है। ये यानी वजह आप देखें, आप इसको जोड़ें जरा। आप इस्लामाबाद के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जंगियारी के पास 3 फॉर्म 45 मैच कर गए आपस में, यानी और 3 यानी मुस्लिम लीग यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी, और आ जाए मुस्तफा नवाज खोखर, जमात इस्लामी का मुस्तफा खोखर साहब का, पीटीआई का। देखें अब यहां से अब समझे ना बात को कि अब मौत नजर आ रही है मौजूदा हुकूमत, जो कि हुकूमत सारी ने। लेकिन सर नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये इख्तियार भी आ गया है इलेक्शन कमीशन के पास कि जो पहले से ट्राइब्यूनल्स के पास केसेस चल रहे हैं, यानी अगर जहांगीरी साहब के पास ये चल रहा है इस्लामाबाद का, तो इसको भी यहां से मुंतकिल किया जा सकता है उस ट्राइब्यूनल्स की तरफ जो अभी बनने हैं, या इलेक्शन कमीशन जो रिटायर्ड जजेस पे बनाएगा, तो ये इख्तियार भी उसके पास आ गया। तो इख्तियार बहुत आ गए इलेक्शन कमीशन। हाफिज साहब मुझे ये बताइए कि अब इस ऐसे मामले में कि देखिए जो दरखास्तें हैं ये तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ही के खिलाफ है ना, कि जी हमारे फॉर्म 45 को चेंज किया गया है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है, और उन अमेंडमेंट करके चेंज करके फ्लूइड लगा के ओवर राइटिंग करके नए फॉर्म 45 अपलोड किए गए। ये इतराज है ना इनका। तो ऐसे में उसी को जिसके खिलाफ दरखास्तें हैं उसी को आपने मजीद इख्तियार दे दिया ट्राइब्यूनल्स बनाने का, ये तो दुरुस्त बात है। इसके 2 एस्पेक्ट, एक है इसका लीगल एस्पेक्ट और एक है इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट इसका ये है कि जब हमने 2017 के अंदर लॉ बनाया तो उस वक्त पीटीआई और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने 2 हमारे इलेक्शंस होते हैं, एक आपका नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली जनरल इलेक्शन, और दूसरा जो है वो आपका लोकल बॉडीज का है। उसके अंदर जो 140(1) है और 140(2) इन चीज़ों को एड्रेस कर दे। 140(1) के अंदर डाल दिया गया, और ये इसलिए डाला गया कि चूंकि हाई कोर्ट के पास ओवरबर्डन होता है तो दोनों ऑप्शंस रख दिए गए कि आप रिटायर्ड भी लगा लें और आप सर्विंग भी लगा लें। और दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस रिटायर्ड हैं उनमें से आप लोकल गवर्नमेंट्स के अगर केसेस आते हैं उनके ट्रिब्यूनल बनाए। उसके बाद एक अमेंडमेंट आ गई, उस अमेंडमेंट के अंदर आपने जो रिटायर्ड वाला था लफ्ज़ वो निकाल दिया। ऊपर जो चीज़ अभी भी आज तक यही है कि आपने वो जो ट्रिब्यूनल्स लगाने हैं वो लगाने हैं विद द कंसल्टेशन बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कंसर्न चीफ जस्टिस।
ना इलेक्शन कमीशन के डिस्क्रिप्शन है कि जी वो अपॉइंट करे कि जी ये जज लगाना है, और ना चीफ जस्टिस के डिस्क्रिप्शन है कि वो कहे जी मैं ये जज दे रहा हूं। के मुताबिक तो नहीं, अब नहीं आया, अभी भी ये आया, अभी ये है कि जो आपका दूसरा जिसकी तरफ आपने इशारा किया था, इस ऑर्डिनेंस को जो पेंडिंग प्रोसीडिंग जहां जहां पे ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं और उनको केसेस फिक्स हो गए हैं, इंटरेस्ट हो गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे, वो उसी तरह चलेंगे। ये उनके लिए है जो आपके नए ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे। लिहाजा ये क्लैरिटी इस चीज के अंदर है कि अगर जहांगीरी साहब सुन रहे हैं तो जहांगीरी साहब को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जितनी देर तक कोई और वीजा वर्स ना आए और लॉ को आप अमेंड न कर दें। इसी तरह लाहौर है, कराची के मुताबिक क्या अभी भी इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन इनफैक्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से कंसल्टेशन का पाबंद है? अभी जो लॉ मौजूद था जिसके अंदर दोनों थे उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, और अभी भी मैं आपको बताऊं ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट को जज लगा देगा। अभी भी अगर वो आएगा तो दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं। वो ऑप्शंस ये हैं कि जी हमारे पास ये भी एक लॉट है सर्विंग की, हमारे पास एक रिटायर्ड की है, कंसल्टेशन अभी भी मस्ट है, जिसको हम थोड़ा सा कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, इख्तियार किसके पास है? देखें ना, यही तो एक इशू है। अब ये है कि हमारे इस लॉ के अंदर वैक्यूम्स हैं। अब लॉ जो है आपने सामने देखा कि 3 ऐसे लॉ हैं जहां पे कंसल्टेशन, और हर जगह नहीं, एंटी टेररिज्म के अंदर आप देखें ना, जब ये झगड़ा आया और नोटिफिकेशन हुआ वहां पे भी कंसल्टेशन है, आपका भी डेफेमेशन आया वहां पे भी कंसल्टेशन है, आपका नैब का चेयरमैन में भी कंसल्टेशन है। मेरा ये ख्याल ये है कि इस कंसल्टेशंस को किसी न किसी तरीके से लॉ मेकर्स को एड्रेस करना चाहिए कि अगर कोई चीज जाती है तो उसकी किसी जगह कल्मिनेशन तो आए ना, चीजों को आप वेग सिचुएशन डेडलॉक आ गया, डिसाइड कौन करेगा? देखें ना, डिसाइड नहीं, अभी भी आप देखें कि आपके सामने एक रीसेंट एग्जांपल आई है जो लाहौर की आई कि चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप मेरे पास आए थे, हमारी डिस्कशन हुई और इस डिस्कशन के अंदर एक फैसला हुआ, आप उसको नहीं करें, आप उसको करें, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को वो करना पड़ा उस चीज के अंदर। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर भी है कि लॉ के अंदर अगर आप इसमें डाल दें कि अगर किसी मीटिंग के अंदर कंसल्टेशन, अब हाई कोर्ट ने डिसाइड नहीं कर दिया, अब हाई कोर्ट ने डिसाइड नहीं कर दिया कि अगर यानी चीफ जस्टिस की राय को इलेक्शन कमीशन की मुतजाद राय पर बरतरी हासिल होगी, जो उन्होंने ये फैसला किया है इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ जी। किसी जगह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ या इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इंपोज करेगा। वहां पे कंसल्टेशन, चूंकि एक डेडलॉक था और आपके ट्रिब्यूनल्स बनने चाहिए थे, शायद उस चीज को कंसिडर करके ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको जो है वो लेके आए। अल्टीमेटली आप ये देखिएगा कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए जजेस पर क्या एतराज हो सकता है? नहीं होना चाहिए ना, लेकिन उसके अंदर यह है कि इस कॉरेस्पॉन्डेंस से भी हमें निकल जाना चाहिए। अगर किसी बड़ी बात हो तो बैठ के क्या किसी जज पर डाउट किया जा सकता है कि नहीं ये जज नहीं चाहिए, या ये जज नहीं, क्यों नहीं है? पहले से पता है कि ये नहीं करेगा। जदून, क्या हमने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को मानते हैं? आप तो छोड़े ना ट्रिब्यूनल्स को, नहीं, ये जितनी पार्टीज हैं आप मुझे बताएं कि पार्टीज का मानना ना मानना अलग बात है, इलेक्शन तो वही पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उन्हीं के केसेस हैं सर, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना है। मुझे ये बताएं, क्या इलेक्शन कमीशन डाउट कर सकता है? क्या मेरा जज आपका जज नहीं बना हुआ? ये नई सिचुएशन आई हुई क्या? इस्लामाबाद इनके पॉलिटिकल पार्टीज के जिनके वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मानते हैं। असल बात ये ना कि देखें आइन के मुताबिक काम करे ना, अब ये जिम्मेदारी नहीं जहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या किसी जज पे डाउट कर सकता है कि नहीं? ये तो वो इसलिए डाउट करता है, कहता है कि हमारे फैसले को सेटिस्फाइड कर देगा, जो हमने गड़बड़ की है वो ये जज नहीं मानेगा गड़बड़। मतलब इस ऑर्डिनेंस से क्या मतलब है? क्यों अगर आपने लगाना है तो ये पहले ऑर्डिनेंस निकाल देते ना कि सिटिंग जज हैं या रिटायर्ड जज हैं। देखिए ना, आप एक प्रोसेस को रोक रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये वाले जज पॉइंट हो गए तो ये सिक्योरिटी ठीक ठाक कर लेंगे मेरिट वाले। देखिए ना, किसी पार्टी के खिलाफ जब फैसला आता है ना वो नहीं मानती, वो कहते हैं जी ये जज जो है बायस्ड है। कि पार्टियां मेरिट को मानती नहीं है। देखिए ना, अब तो ये अगर मेरिट जाता है पीटीआई की फेवर में जाएगा कि ये जज बड़ा अच्छा है, या पीटीआई के अगेंस्ट जाएगा क्या ये जज बड़ा खराब है। देखिए ना, ये जो असल पोलराइजेशन शुरू हो चुकी है हर इदारे के अंदर, और इदारे भी इसमें मुलवस है। ये नहीं कि हम कहां से कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है 100% बस खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।